यहाँ दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है, जिसमें निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया गया है। आज से लगभग 4 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व पेंगलाई पर्वतोत्पत्ति के दौरान ताइवान द्वीप यूरेशियाई प्लेट और फिलीपीन सागर प्लेट के तीव्र विवर्तनिक दबाव के कारण गहरे समुद्र से तेजी से ऊपर उठा। भू आकृतियों के इस नाटकीय उत्थान ने न केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ऊंची वलित पर्वत श्रृंखलाएं बनाईं, बल्कि बाद में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाओं के दौरान प्रजातियों के प्रवासन के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्ध्वाधर आश्रय स्थल भी प्रदान किया। प्लियोस्टीन युग में प्रवेश करने के बाद वैश्विक जलवायु ने अत्यधिक ठंडे और गर्म मौसम का चक्रीय परिवर्तन अनुभव किया। जब हिमयुग आया तो चामेसाई पायरस फ्लैट सरू वंश के पौधे, जो पहले उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित थे, ठंडी जलवायु के दक्षिण की ओर विस्तार के कारण मजबूर होकर उस समय समुद्र के स्तर में गिरावट के कारण उभरे भू सेतुओं के माध्यम से दक्षिण की ओर फैल गए और इस प्रकार इस नवगठित द्वीप की पर्वतीय प्रणाली में प्रवेश कर गए। चतुर्थक काल के अंत में ग्लेशियर गर्मियों के पीछे हटने और तापमान के धीरे धीरे बढ़ने के साथ प्राचीन भूवैज्ञानिक युग के रक्त वाले ये अवशेषी पौधे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की शुष्कता और उच्च तापमान के अनुकूल नहीं हो पाए। इसके बजाय वे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई की ओर बढ़ गए और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अपने लिए सबसे अनुकूल सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र खोजा। ये विशिष्ट ऊंचाई वाला क्षेत्र स्थलाकृतिक उत्थान क्रिया द्वारा सीमित है, जो प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर से आने वाली गर्म और आर्द्र वायु वो धाराओं को पर्वत ढलानों पर बाधित और संघनित करता है, जिससे एक स्थायी और सघन बादल व कोहरे का क्षेत्र बनता है। वायुमंडल में निलंबित जल बूंदें न केवल अत्यंत उच्च सापेक्षिक आर्द्रता बनाए रखती हैं, बल्कि पत्ती की सतह द्वारा अवरोधन की शारीरिक क्रियाविधि के माध्यम से पौधों को वर्षा के अतिरिक्त पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी प्रदान करती हैं। ऐसी सीमित प्रकाश तीव्रता, ठंडे तापमान और अत्यधिक नमी वाले अद्वितीय वातावरण में ताइवान रेड सरू, ताइवान हिनोकी और ताइवान सरू धीरे धीरे भिन्न हुए और अपने पारिस्थितिक आला को स्थिर किया। ताइवान रेड सरू अपरदित नदी घाटियों, भूस्खलन क्षेत्रों जैसे आर्द्र वातावरण में स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता है और अपनी तीव्र विकास दर और विशाल तखत जड़ संरचना के साथ वन वितान पर कब्जा कर लेता है, जबकि ताइवान सरू मुख्य रूप से पर्वतीय कटकों या मोटी मिट्टी वाली ढलानों पर उगता है। इसके काष्ठ तंतु घने होते हैं और ये अत्यंत धीमी गति से बढ़ता है, जो लंबी अवधि की ठंड को सहन कर सकता है। बादल व कोहरे के क्षेत्र के साथ ये सहजीवी पारिस न केवल पौधों की शारीलिक या अधिक जलवायु के दबाव को कम करता है, बल्कि लाखों वर्षों के विकासवादी प्रक्रिया में ताइवान को पूर्वी एशिया क्षेत्र में चामेसा साइपारिस फ्लैट सरू वंश के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रय स्थलों में से एक बना दिया है। औसत वार्षिक तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और वार्षिक वर्षा अक्सर 4000 मिलीमीटर से अधिक होने वाली जलवायु परिस्थितियों में मध्य ऊंचाई वाले बादल वनों की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जमा हो गए हैं, जिसने इन दो प्रकार की प्राचीन शंकुधारी वृक्ष प्रजातियों के लिए कई हजार वर्षों के स्थिर विकासवादी क्षेत्र प्रदान किए हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण और भूवैज्ञानिक संरचना के स्थिर होने के साथ इन प्राचीन जैविक विरासतों ने ताइवान के पहाड़ों के कोहरे में अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक विशेषताएं स्थापित की हैं, जिससे भूवैज्ञानिक युगों तक फैली सहस्राब्दी की शांति का निर्माण हुआ है। ताइवान के मध्य ऊंचाई वाले बादल वन बेल्ट के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में ताइवान रेड सरू और ताइवान सरू, हालांकि वनस्पति विज्ञान वर्गीकरण में क्यूप्रेसेसी परिवार के चामेसाई पारिस फ्लैट सरू वंश से संबंधित हैं, फिर भी बाहरी आकारिकी और आंतरिक जैव रासायनिक संरचना के विकासवादी पथों पर अत्यंत सूक्ष्म फिर भी स्पष्ट वर्गीकरण संबंधी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। छाल के स्थूल अवलोकन से ताइवान रेड सरू की छाल की मोटाई बहुत पतली होती है, आमतौर पर केवल कुछ मिलीमीटर। इसकी सतह एक अनोखा हल्का लाल भूरा रंग प्रदर्शित करती है और लंबे व कठोर रेशों से बनी अनुदैर्ध्य पट्टीनुमा दरारों से बुनी होती है। छूने में ये अधिक मुलायम और लोचदार होती है, जिसे वानिकी व्यवहार में पतली छाल का नाम दिया गया है। तुलनात्मक रूप से ताइवान सरू की छाल अधिक मोटी और कठोर बनावट वाली होती है। इसका रंग गहरा भूरा सलेटी होता है और इसकी दरारें भी अधिक गहरी और अनियमित होती हैं, जिससे इसे मोटी परत नाम प्राप्त हुआ है। पत्ती की आकारिकी की सूक्ष्म तुलना के संबंध में दोनों में क्यूप्रेसेसी परिवार के पौधों की विशिष्ट शल्क जैसे पत्ते होते हैं और वे शाखाओं पर विपरीत क्रम में कसकर ढके होते हैं। हालांकि ताइवान रेड सरू के शल्क पत्तों के सिरे अधिक नुकीले होते हैं। पत्तों का रंग पीला हरा होता है और इसकी पीछे की ओर स्टोमैटल बैंड का वितरण कम स्पष्ट होता है, जबकि ताइवान सरू के शल्क पत्तों के सिरे गोल कुंद आकार के होते हैं।
पत्ते कुल मिलाकर गहरे हरे रंग के होते हैं और इसकी पत्ती के पीछे मोमी स्रामों से बने स्पष्ट सफ़ेद वाय आकार के स्टोमेटल बैंड होते हैं, जो इन दोनों को अलग करने की महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं में से एक है। शंकु का ज्यामितीय आकार इन दो अवशेषी पौधों को अलग करने का एक और महत्वपूर्ण मानदंड है। ताइवान रेड सरू के शंकु अंडाकार या लंबा अंडाकार होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 10 से 12 मिलीमीटर होती है और ये 10 से 13 जोड़ी बीज छलकों से बने होते हैं, जबकि ताइवान सरू के शंकु पूर्ण गोलाकार आकृति की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिनका व्यास लगभग 8 से 11 मिलीमीटर होता है और बीज शल्कों की संख्या कम होती है, आमतौर पर केवल 8 से 10 जोड़ी। आणविक और जैव रासायनिक स्तर पर दोनों की रासायनिक विशेषताओं में भी उल्लेखनीय अंतर मौजूद हैं। ताइवान सरू की लकड़ी और शाखाओं में हिनोकियोल ऑकिटनॉल की अत्यधिक सांद्रता होती है। ये घटक इसे शक्तिशाली क्षयरोधी और कीटरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे एक तीखी, ठंडी, मसालेदार सुगंध देता है। ताइवान रेड सरू में सेस्क्विटर्पीन अल्कोहल और मोनोटर्पीन यौगिकों का उच्च अनुपात होता है। इसके आवश्यक तेल घटक रासायनिक विश्लेषण पर अधिक रेड सरू अल्कोहल घटक दिखाते हैं, जिससे ताइवान रेड सरू की सुगंध अधिक गर्म और थोड़ी वुडी मीठी होती है। द्वितीयक मेटाबोलाइट्स की संरचना में ये अंतर लंबी विकासवादी प्रक्रिया में उच्च आर्द्रता और विशिष्ट सूक्ष्मजीवी दबाव वाले बादल वन के लिए दोनों द्वारा विकसित अद्वितीय रक्षा तंत्र को गहराई से दर्शाता है। ताइवान के मध्य ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां समुद्र तल से 1800 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई है, वर्ष भर व्याप्त रहने वाला घना कोहरा न केवल एक महत्वपूर्ण जलवायु संबंधी विशेषता है, बल्कि ताइवान रेड सरू और ताइवान सरू के सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज को बनाए रखने वाली प्रमुख भौतिक शक्ति भी है। जब आर्द्रवायुमंडलीय पिंड स्थलाकृति के साथ ऊपर उठते हैं और ठंडे होने पर संघनित होते हैं, तो ये निलंबित जल बूंदें भौतिक अवरोधन क्रिया के माध्यम से विशाल हिनोकी सरू के शल्कीय पत्तों और खुरदरी अनुदैर्ध्य दरारों वाली छाल पर एकत्र होती हैं, जिससे सूक्ष्म बूंदें बनती हैं और तने के साथ लंबवत रूप से नीचे रिसती हैं। इस घटना को वैज्ञानिक समुदाय में तने का बहाव कहा जाता है और ये बादल वन के अत्यंत उच्च आर्द्रता वाले वातावरण को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण जल पुनर्भरण तंत्र है। हिनोकी सरू के विशाल तने की सतह पर ब्रायोफाइटा काई द्वारा बनाई गई मोटी हरी चादर और हाइमेनोफिलेसी तथा ग्रामेटिडेसी जैसे एपिफाइटिक फर्न के साथ मिलकर एक जटिल ऊर्ध्वाधर भौतिक स्थान का निर्माण करती है। ये एपिफाइटिक पौधे न केवल उत्कृष्ट जल धारण क्षमता रखते हैं, बल्कि इनकी सघन प्रकंद संरचनाएं वायुमंडलीय निक्षेपण में कार्बनिक सूक्ष्म कणों और एरोसोल को प्रभावी ढंग से रोक सकती हैं, जिससे हिनोकी सरू के ऊंचे विभाजन बिंदुओं या छाल की गहराई में पर्याप्त मोटाई वाली वितान मृदा जमा हो जाती है। ये विशेष कार्बनिक आधार ह्यूमस से भरपूर होता है, जो एपिफाइटिक संवहनी पौधों के विकास को सहारा देने के अलावा छोटे अकशेरुकी और सूक्ष्म जीवों के लिए एक स्थिर पर्यावास भी प्रदान करता है, जिससे ये बादल वन में एक अनिवार्य सूक्ष्म जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाता है। इस अत्यंत शांत और धीमी शारीरिक चयापचय प्रक्रिया में जल का परिसंचरण और पोषक तत्वों का स्थानांतरण तीव्र परिवर्तनों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि कोहरे और पादप ऊतकों के बीच निरंतर भौतिक संपर्क और परासरण पर निर्भर करता है। समय के साथ वितान में जमा पोषक तत्व वर्षा जल के निक्षालन और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से धीरे धीरे वन भूमि की सतह पर गिरते हैं और गहरे भूरे रंग की ह्यूमस परत में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उच्च पर्वतीय वनों से स्थलाकृतिक ढलान और तीव्र निक्षालन के कारण खोए हुए खनिज पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कोहरे, विशाल वृक्षों और एपिफाइटिक समुदायों द्वारा बुना गया ये धीमा पोषक तत्व चक्र ये सुनिश्चित करता है कि हिनोकी सरू समुदाय सीमित संसाधनों वाले उच्च ऊंचाई वाले चट्टानी स्वरूपों पर सहस्त्राब्दियों तक अपने जीवन की निरंतरता और विकासवादी स्थिरता बनाए रख सकें और शांत समय में बादल वन के अस्तित्व का सबसे निचला तर्क निर्मित करें। ताइवान के मध्य ऊंचाई वाले बादल वन बेल्ट ऊर्ध्वाधर वितरण में ताइवान रेड सरू और ताइवान सरू की शारीरिक संरचना विकास द्वारा समय को मापने का सबसे चरम तरीका प्रदर्शित करती है। इन दो अवशेषी पादों का व्यास में विस्तार संवहनी कैम्बियम के भीतर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के अत्यंत धीमे विभाजन पर निर्भर करता है। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर कम तापमान और उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में इनके जाइलम की पार्श्व वृद्धि अक्सर माइक्रोमीटर की इकाइयों में होती है। ताइवान सरू के वार्षिक वलयों का घनत्व विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। लकड़ी की प्रत्येक सेंटीमीटर मोटाई कई दशकों के विकास चक्रों को समाहित कर सकती है। कोशिका व्यवस्था की ये अत्यधिक संकुचित विधि लकड़ी को अत्यंत उच्च संरचनात्मक शक्ति और भौतिक स्थिरता प्रदान करती है,
जिससे ये उच्च पर्वतीय तेज हवाओं के यांत्रिक तनाव का सामना करते हुए भी मुख्य तने को सीधा बनाए रखते हैं और आसानी से नहीं टूटते। इन विशाल वृक्षों का दीर्घायु तंत्र पर्यावरण से अलगाव के कारण नहीं है, बल्कि पर्यावरण में मौजूद जैविक कारकों के साथ एक सहजीवी, गतिशील संतुलन प्राप्त करने के कारण है। ताइवान रेड सरू अपनी लंबी विकास प्रक्रिया के दौरान अक्सर कवक के आक्रमण के कारण अंतःकाष्ठ के सड़ने को प्रेरित करता है, जिससे पादप रोग विज्ञान में एक विशिष्ट कमल जड़ सड़न घटना होती है, जिसके परिणामस्वरूप तने के अंदर विशाल खोखली संरचनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि आंतरिक ऊतकों के अपघटन की ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, और चूंकि ताइवान रेड सरू में शक्तिशाली पार्श्व सहायक जड़ प्रणाली और लगातार स्वयं मरम्मत करने वाले जीवित सैपवुड होते हैं, इसलिए पौधा केंद्रीय स्तंभ खोने की स्थिति में भी कई टन वजन वाले वृक्षवितान को सहारा दे सकता है और समग्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कम करके अस्थिर पर्वतीय ढलानों की स्थलाकृति के अनुकूल हो सकता है। इसके अतिरिक्त ताइवान के उच्च पर्वतीय बादल वनों में वार्षिक औसत वर्षा अक्सर 3000 मिलीमीटर से अधिक होती है। संतृप्त पर्यावरणीय आर्द्रता सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को तेज करती है, लेकिन ताइवान रेड सरू और ताइवान सरू ने विकासवादी प्रक्रिया में एक परिष्कृत रासायनिक रक्षा प्रणाली विकसित की है। इनकी काष्ठ तंतुओं में प्रचुर मात्रा में हीनोकीथियोल और सेस्क्विटर्पीन यौगिकों की उच्च सांद्रता होती है, जिनमें उल्लेखनीय कवकरोधी और कीटरोधी गुण होते हैं, जो काष्ठ ऊतकों के जैव अवगमन की दर को प्रभावी ढंग से धीमा करते हैं। विकास की ये अत्यंत धीमी लय, अत्यधिक लक्षित रासायनिक सुरक्षा तंत्र और कवक अपघटन प्रक्रियाओं के साथ सह अस्तित्व वाली भौतिक लचीलापन मिलकर एक सहस्त्राब्दियों तक फैली अस्तित्व की रणनीति का निर्माण करते हैं, जिससे ये वृक्ष नाटकीय रूप से बदलते पर्वतोत्पत्ति बेल्ट के परिदृश्य में 2000 से अधिक चक्रों की समयावधि पूरी कर पाते हैं और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के द्वीपों पर हिमनदीय अवशेषी पौधों के शांत प्रचुरता को बनाए रखते हैं। ताइवान के केंद्रीय पर्वत श्रृंखला और हिमपात पर्वत श्रृंखला के 1800 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अत्यंत गहराई में ताइवान रेड सरू और ताइवान सरू द्वारा निर्मित एक प्राथमिक वनखंड मौजूद है, जिसकी बंद और शांत स्थानिक विशेषताएं प्रकृति में दुर्लभ विकासवादी स्थिरता की स्थिति को ठोस रूप से प्रदर्शित करती हैं। चतुर्थक हिमयुग से अब तक के अवशेष के रूप में एक विशिष्ट अनावृत बीजी पौधे के रूप में इन हीनोकी सरू वनों को वैज्ञानिक अनुसंधान में धीरे धीरे बढ़ने वाले जीवित जीवाश्म के रूप में परिभाषित किया गया है। प्लियोस्टीन के अंत में बर्फ की चादरों का पीछे हटने और जलवायु के स्थिर होने के बाद इनके समुदाय संरचना ने इस अत्यधिक आर्द्र गर्म शीतोष्ण बादल वन बेल्ट में एक अत्यंत स्थिर चरम समुदाय स्थापित किया। मुख्य वन क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय मापदंड लंबे समय तक उच्च आर्द्रता और कम हवा की गति की स्थिति में बने रहते हैं। प्रशांत महासागर से उठने वाली आर्द्र वायु धाराओं के ऊंचे पर्वतों से टकराने के बाद संघनित होकर बनी क्षैतिज वर्षा प्रतिवर्ष शाखाओं और पत्तों द्वारा अवरोधित होकर वन भूमि को कुल वर्षा के 1/3 हिस्से के बराबर जल पूरक प्रदान करती है, जो विशालकाय वृक्षों के समूहों के निरंतर अस्तित्व को बनाए रखती है, जिनकी आयु अक्सर सहस्त्राब्दियों यहाँ तक कि 3000 वर्षों तक फैली होती है। परिपक्व ताइवान रेड सरू के पेड़ों का छाती ऊंचाई व्यास DBH अक्सर 5 मीटर से अधिक हो सकता है और वृक्ष की ऊंचाई 40 से 60 मीटर के बीच स्थिर रहती है। विशाल तने और शाखाएं मोटी काई, लाइकेन और विभिन्न ऑर्किडेपिफाइटिक पौधों से ढकी होती हैं। ये सहचर जीव और मेजबान मिलकर एक अत्यधिक स्वायत्त और बहुस्तरीय सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव हस्तक्षेप और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं से दूर एकांत चोटियों पर हीनोकी सरू वन की प्रजाति प्रतिस्थापन दर अत्यंत कम है। जैविक अस्तित्व की ये दीर्घकालिकता और विकासवादी तर्क की निरंतरता ये सुनिश्चित करती है कि वन के भीतर का वातावरण शायद ही कभी तीव्र गतिशील अनुक्रमण प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिससे एक जैविक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसकी भौगोलिक वितरण सीमा और आनुवंशिक संरचना में 10,000 से अधिक वर्षों पहले अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्राथमिक वन की वर्तमान स्थिति अत्यंत धीमी शारीरिक क्रियाओं के साथ रेडियल विकास द्वारा संचित रिकॉर्ड प्रक्रिया का एक परिणाम है। प्राचीन आनुवंशिक कोड विकास वलयों में सटीक रूप से कार्य करता है, जहां प्रत्येक सेंटीमीटर को विकसित होने में 1 दशक से अधिक समय लगता है, जिससे हिमयुग के बाद का प्राकृतिक इतिहास पूरी तरह से संरक्षित है। वन के भीतर लगभग स्थिर भौतिक विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, सूखी शाखाओं और गिरे हुए पत्तों का अपघटन और पौधों का नवीनीकरण सभी अत्यंत लंबे जीवन चक्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं,
जिससे 10,000 साल पहले के समान स्थिर जैव भार को बनाए रखा जाता है। ये न केवल हिनोकी यानी सरु वंश के पौधों के विकास का पूर्वी एशिया में भौगोलिक दक्षिणी किनारा है, बल्कि पृथ्वी के प्राकृतिक इतिहास में उन कुछ स्थानों में से एक है जो प्राचीन जैविक विशेषताओं को वर्तमान समय तक पूरी तरह से संरक्षित रख सका है और ताइवान के पहाड़ों की भूसंरचना में सबसे स्थिर और दीर्घकालिक जीवन आधार के रूप में लगातार कार्य करता है।